नमस्कार। संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने गुरुवार को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले उच्च सदन ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये केवल विधायी संशोधन नहीं है, देश की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जबकि विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। आजादी के इतने सालों बाद तक आखिर क्यों ये संशोधन नहीं लाया गया, अब किस तरह से इसे लाया गया है, इतने वर्षों तक किस तरह से इस पर होती रही सियासत भी, इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण मिल गया है। वंदे मातरम राष्ट्र का वो गीत है जो भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन विपक्ष वंदे मातरम को राजनीतिक मुद्दा बनाता रहा है। किस तरह से, देखिए ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम राष्ट्र का वो अमर गीत जो आज़ादी के आंदोलन में क्रांति का उद्घोष बन गया। वो मंत्र जिसने लाखों आज़ादी के मतवालों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जगाई और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये सिर्फ गीत नहीं था, ये भारत माता की पुकार थी जो गोलियों और लाठियों के बीच भी गूंजती रही। फिर भी दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राष्ट्रगीत को विधिक संरक्षण और सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। राष्ट्रगान की रक्षा के लिए 1971 का कानून था, लेकिन राष्ट्रगीत के अपमान या गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कोई ठोस कानूनी प्रावधान नहीं था। लेकिन इस मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कराकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को विधिक संरक्षण प्रदान कर दिया। अब जानबूझकर राष्ट्रगीत का गायन रोकना या किसी सभा में उसके गायन में व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले को 3 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ेगा। पता नहीं वंदे मातरम से क्यों विरोध है, साथ ही साथ कांग्रेस को वंदे मातरम से खासकर क्यों विरोध है। महोदय, यह संशोधन विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं, यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। केंद्र सरकार जहां राष्ट्रगीत को उसका खोया सम्मान लौटा रही है, तो वहीं विपक्षी नेता इस विधेयक का विरोध करते नजर आए। इस बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने सदन में न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि बिल पास होते समय वॉकआउट भी किया। कुछ ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाला गीत बताया, तो कुछ ने बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। वंदे मातरम जितना था शुरू में, जिसको सब पढ़ सकते थे, याद कर सकते थे, इन्होंने इसको पूरा कर दिया है। न जो लाए हैं उन्हें याद है और न जो सुनने वाले उन्हें याद है। वो बहुत ही बढ़िया और कॉम्पैक्ट था, उसमें संशोधन नहीं करना चाहिए, दंड की व्यवस्था कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक महज कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि राष्ट्र गौरव की पुनर्स्थापना है। ये उन करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने वंदे मातरम के नारे के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े। अब वंदे मातरम सिर्फ भावना नहीं रहा, ये कानून द्वारा संरक्षित राष्ट्र की आवाज है। ये विधेयक राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करता है। जहां पहले केवल राष्ट्रगान की रक्षा सुनिश्चित थी, अब राष्ट्रगीत भी उसी गरिमा के साथ खड़ा है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। प्रोफेसर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री जेएनयू से, और अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हीरामन तिवारी जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, इतने दशकों बाद आज़ादी के, ये अब जिसे कहते हैं कि राष्ट्रगीत को सम्मान की बात कर रहे हैं, कानूनी संरक्षण की बात कर रहे हैं, ये केवल एक संशोधन है या राष्ट्रीय चेतना की एक पुनर्पहल कहा जा सकता है इसे? रमा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस सुंदर विषय पर मुझे बुलाने के लिए। आपने स्वयं कह दिया है कि ये विधेयक, इसको चूँकि संविधान के अंतर्गत, संसदीय परंपरा के अंतर्गत इसको हमें नियम, कानून और विधेयक को
एक प्रकार से पारित करना होता है, लेकिन जो ये संरक्षण और संरक्षा का जो उद्देश्य है राष्ट्र के गौरव का, आपने स्वयं कहा ये राष्ट्र के गौरव की संरक्षा की बात है, क्योंकि राष्ट्र की चेतना है। वंदे मातरम जो गीत है वो 1895 से लेकर के और आज तक, जब ये राष्ट्र गौरव के विधेयक से इसका परिपालन नहीं भी हुआ था, तब भी इस देश का बच्चा बच्चा इसके गान से, इसको सुनने से रोमांचित हो जाता था। अनेक सैकड़ों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो स्वयं को उन्होंने पूर्णाहुति एक प्रकार से दे दी स्वतंत्रता के लिए, इस माँ धरती माँ के लिए। और इस धरती माँ की, इस भारत माता की पूजा की वंदना के रूप में इस गीत का जो संवरण किया गया था, इसकी रचना जो की थी ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत थी। सिर्फ नहीं है, आपने स्वयं कहा ये राष्ट्र की चेतना है, और जब भारत की चेतना है, जनमानस की चेतना है, तो उस चेतना को किसी भी प्रकार से कोई भी ठेस पहुंचाए ये कदापि उचित नहीं था। भले ही इसको 1950 में इसके कुछ अंशों को लेकर के उसे राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया होगा, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो चूंकि अधूरा था, विखंडित था, उसकी आत्मा एक प्रकार से उसमें नहीं थी। इसलिए इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ये कार्य किया है कि पहले तो इसके गायन को आवश्यक बनाते हुए पूरे सभी जो स्टैंजा है, सभी जो इसके अंग हैं, उनका पूर्ण गायन होता है, बहुत समय भी नहीं लगता है। और दूसरे जो ये विधेयक बना है वो राष्ट्र की चेतना का संरक्षक है, ये राष्ट्र के गौरव का द्योतक है, क्योंकि इस राष्ट्रगान की जो ध्वनि है वो भारत के जनमानस में गूंजती रहती है, यहाँ की हवा में गूंजती है, पेड़ों के पत्तों की जो लहर होती है, जो उनकी झंझनाहट होती है, वहाँ से भी निकलता है, क्योंकि इतना रक्त प्रवाह हुआ है भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ के लिए। और कोई चाहे उसमें जाति हो, धर्म हो, किसी का कोई भेद नहीं था उन दिनों जब इस गीत को गाते हुए लोग अपनी आहुति देते थे भारत माँ के लिए। मुझे याद है बचपन में जब हम छात्र थे स्कूल में, गाँव में, तो एक 26 जनवरी के दिन इसको गाते हुए बच्चे सभी गांव की गलियों में घूमते थे, उस प्रकार का उत्सव होता था। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक प्रकार से जिसको कहते हैं लॉन्ग अवेटेड, बहुत दिनों से विलंबित था, और ये कार्य हुआ है, पुण्य कार्य हुआ है, इसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल, अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, वंदे मातरम को अगर देखें तो ये केवल एक गीत नहीं था, ये एक वो भावना थी, एक वो मंत्र था जिसे जपते जपते आज़ादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाते थे। स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से उन्होंने प्राणों की आहुति दी स्वतंत्रता के यज्ञ में, इस तरह के गीत को, इस तरह के शब्दों को अगर इतिहास में हम जाएं तो 1950 में संविधान सभा में भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ तौर पर कहा था जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का समान सम्मान होना चाहिए। फिर भी इस दिशा में अब ये जो कानूनी कदम उठाए गए हैं, इसमें इतने दशक क्यों लग गए, इस पर इतनी सियासत क्यों होती रही, इसकी क्या वजह रही? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान जनमन को बदलकर उसकी जगह लेने का एक प्रयास है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई प्रयास ना तो हो रहा है और ना ही संविधान की दृष्टि से ये कोई भी सरकार राष्ट्रगान को बदल नहीं सकती है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही थी। और एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं कि संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी कि राष्ट्रगान के साथ साथ ये जो वंदे मातरम है इसका क्या किया जाए। तो तब ये सहमति बनाई गई, मैं ये नहीं कहूँगा सहमति बनी, कि इसको भी एक समान दर्जा देते हुए इसको भी एक राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और हम देख रहे हैं पिछले लगभग 7 दशक से कि संसद का जब सत्र होता है तो वो शुरू तो राष्ट्रगान से होता है, लेकिन जब वो उसकी सत्र की समाप्ति होती है तो वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होती है। तो उसको जो एक दर्जा उस समय से मिला आ रहा है, लेकिन अभी तक उस दर्जे को संवैधानिक एक तरह से स्वीकृति नहीं थी। यानी इसका अर्थ ये है कि एक तरह से राष्ट्रगीत का गाया जाना ऑप्शनल है, राष्ट्रगान तो मैंडेटरी था। और हम उसको देख भी रहे हैं, हमारे हर
राष्ट्रीय पर्व पर अवसर पर राष्ट्रगान जनगण मन गाया जाता है, और उसमें क्योंकि संविधान में प्रोविजन है तो उसके लिए खड़े होना आवश्यक है, उसका सम्मान करना आवश्यक है, और उसका सम्मान न करने पर जो एक कानून बना हुआ था उसमें जो सजा का एक प्रावधान था, अब इस विधेयक को लाकर सरकार ने इस राष्ट्रीय गीत को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया है। यानी जो अपमान या अवमानना राष्ट्रगान के समय करने पर जो भी सजा का प्रावधान है, वो अब राष्ट्रगीत गाते समय भी अगर कोई उसकी अवमानना करेगा तो उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसी राष्ट्रगान के। तो एक तरह से इस गीत को संवैधानिक एक तरह से मान्यता देकर सरकार ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। किसी को पीछे करके आगे करने की इसकी कोई मंशा नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब ये राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा, और जैसा आपने भी कहा कि ये देश की राष्ट्रीय एक तरह से, जिसको अगर हम ये कहें कि राष्ट्रीय गौरव ये सर्वोपरि है, तो राष्ट्र गौरव को सम्मान देने के लिए ये जो 150 साल हुए थे वंदे मातरम की जो जयंती देश भर में मनाई गई 150वीं, उस समय सरकार ने ये निर्णय किया था कि इसको जो सम्मान संवैधानिक मान्यता के तौर पर नहीं मिला इतने दशकों से, इसको संवैधानिक सम्मान दिया जाए और उसी स्तर पर इसका सम्मान किया जाए जैसे राष्ट्रगान। अशोक जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि इसके पीछे जो इतना समय है वो क्यों लग गया, क्या इसकी वजह रही? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान सभा में तो इसको एक सम्मान दिया गया था, और जिसके चलते हम देखते हैं कि दोनों सदनों का जब सत्र समाप्त होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। लेकिन चलते सरकारों ने इसको वो जो संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए थी, जो संविधान सभा में एक बहुमत तो नहीं लेकिन एक आम राय थी कि वंदे मातरम को हम बिल्कुल भुला नहीं सकते, तो उस सम्मान को देश को उससे वंचित रखा गया, और अब उस सम्मान को पूरी तरह से दिया गया है। क्योंकि जब तक संविधान में उसकी मान्यता नहीं होगी तो लोग अगर वंदे मातरम कहीं भी गाया जाएगा तो आवश्यक नहीं है कि वो खड़े हों, उसका सम्मान करें। तो उसको ऑप्शनल के तौर पर 70 साल से इसको माना गया, और ऑप्शनल रहते आप समझते ही हैं कि उसका कहीं सम्मान होता नहीं है। केवल इतना जरूर था कि दोनों सदनों के सदन जब समाप्त होते हैं तो वंदे मातरम गाया जाता था, आज भी गाया जाता है और गाया जाता रहेगा। लेकिन बाकी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने होते हैं उनमें भी अब ये राष्ट्रीय गीत को भी गाया जाएगा, उसकी धुन को बजाया जाएगा, और लोगों को उतने मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। ये एक तरह से बाध्यता कर दी गई है। तो इसकी जो सांस्कृतिक जो हम बात कर रहे थे इतिहास की, उस पर कहीं विवाद नहीं है। संसद में भी राष्ट्रगीत को मान्यता देना और उसको सम्मान करने पर दो मत नहीं थे, लेकिन उसको लाने के पीछे कुछ विपक्षी दलों का ये राय थी कि ये, जैसे दक्षिण के कुछ दल कह रहे थे कि ये थोपा जा रहा है। अब थोपा जाना का अर्थ ये होता है कि भाई या तो आप उसका सम्मान करते हैं तो आप उसका सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं तो कहिए हम उसका सम्मान नहीं करते। किसी ने नहीं कहा कि हम सम्मान नहीं करते। तो थोपे जाने वाली जो बात है वो सरासर गलत है, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था। इस पर देश में पूरी तरह से एक राय है, और वो सम्मान आज सरकार ने दिया है। इसलिए आमतौर पर हम देखें, एक आध दल को छोड़ दें तो बाकी सब ने इस बिल का स्वागत किया है। और जब ये कानून बन जाएगा तो जब कभी भी सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूलों में और भी जो ऐसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनमें जब भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो उसको सम्मान के तौर पर सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, क्या कुछ विपक्ष का कहना था और किस तरह से सियासत की भेंट ये मुद्दा लंबे समय तक चला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इस बार भी विपक्ष ने हंगामा इस पर काफ़ी किया, राष्ट्रीय प्रतीक के जो गौरव हैं उन पर इस तरह से हंगामा करना और जिस तरह की आपत्तियां जताई गई, अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कही गई या फिर और भी कई तरह की आपत्तियां थी, कई लोगों ने एजेंडे की इसमें बात कही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार है, सरकार ने साफ कर दिया था कि राष्ट्र प्रथम सबसे ऊपर है, राष्ट्र गौरव सबसे ऊपर है और ये एक राष्ट्र की जो भावना है उससे हमारी भावी पीढ़ी को जोड़ेगा। ये रमा जी, जो अभी आदरणीय टंडन जी ने बताया एक इसके इतिहास के विषय में, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस पे कोई विवाद न था, न होना चाहिए। एक कुछ गिने चुने दल रहे होंगे, गिने चुने कुछ ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनको लगता है, जिन्होंने इसमें मीन मेख निकाला, लेकिन 1895 से लेकर के और पिछले 75-76 सालों में, 80 सालों में, 150 सालों में मैं कह रहा हूं, और 1950 में जब इसको स्वीकृत किया गया, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जब प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब स्वीकारा, ये अलग बात है कि उस समय जो इसकी स्वीकारोक्ति हुई थी वो उन्हीं दो प्रमुख स्टैंजास की बात हुई थी जिन पर चर्चा होती रही, लेकिन राष्ट्रीय गीत को लेकर के कोई विवाद नहीं था। अब ये जो विवाद आता है, चूंकि ये राष्ट्रीय गीत एक तरह से, जैसे कि मैंने कहा, विखंडित है, तो विखंडित राष्ट्रीय गीत को पूर्णता देने का जो एक पहले प्रयास किया गया और सरकार ने इसको विधायी स्वरूप देने के लिए, राष्ट्रगान के समकक्ष लाने के लिए जो प्रयास किया है, ये जो विधेयक बनाया है, इसके विरोध में यदि जो भी लोग खड़े हुए थे, जो दल खड़े हुए थे, उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, जिसके लिए वो चाहते थे कि इसमें एक प्रकार से हिंदू पूजा पद्धति की परिकल्पना की गई है, जबकि ऐसा है नहीं। यदि आप पढ़ें आनंद मठ के अंदर जिस प्रकार से इसको पिरोया गया था और जिस प्रकार की वेदना इसमें व्यक्त की गई, एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना का ये उदीयमान ऐसा तारा था उस समय, तभी तो मुझे लगता है कि 50 वर्षों तक, उसके बाद 50 से ज़्यादा वर्षों तक स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले इसको किस प्रकार से प्रयोग किया गया, और उसके बाद जब इसको राष्ट्रीय अवसरों पर, चाहे वो सरकारी अवसर हो या अन्य अवसरों पर, जिस प्रकार से इसका सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान अभी टंडन जी ने बोला कि ये आवश्यक नहीं था कि लोग खड़े हों, लोग उड़कर के जा भी सकते हैं, गाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रगान के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रीय गीत को उसी के समकक्ष लाने का तात्पर्य था कि जिन लोगों को इससे कुछ आपत्ति थी या इसके लेखक को लेकर के आपत्ति, जबकि ये पश्चिम बंगाल के थे, आपको पता है, बंगाली थे, इतने बड़े इसके लेखक थे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वहाँ पर आज भी उनको ऋषि बंकिम कहा जाता है, चाहे जो लोग उनका विरोध भी करते, क्योंकि बहुत सुंदर लेखक थे। और जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय भावना, एक प्रकार से कहा जाए कि ये राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय भाषा क्यों बना था, क्योंकि ये कविता, मंत्र और स्तोत्र तीनों का एक सम्मिश्रण था जो भारत की पीड़ा को व्यक्त करता था। और जिस संदर्भ में इसको लिखा गया था, जिस ग्रंथ में इसको पिरोया गया था, आनंद मठ, उसका यदि आप उसकी विषय वस्तु देखें तो आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में ही वो ग्रंथ लिखा गया था और उसको किस प्रकार से राष्ट्रीय गीत की जो ध्वनि दी गई, मैंने बताया कि ये काव्य और एक प्रकार से मंत्र और जो पद्धति है, इन तीनों का सम्मिश्रण लेकर के, और तभी इसने, जिसको कहते हैं, इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ एवरीबॉडी इन इंडिया। तो भारत की जो भावना है इस प्रकार से जुड़ी, आपने स्वयं प्रारंभ में कहा इसकी प्रस्तावना में कि झंडा लेकर के और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाते गाते। दूसरी एक और बात, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की आपने बात की, आप जानते हैं कम से कम 4 या 5 ऐसे समाचार पत्र थे जो इसके नाम से छपे थे, लंदन से लेकर के लाहौर तक, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। महाकवि भरतियार ने इसका अनुवाद किया था, अंग्रेजी में, तमिल में, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। जो वंदे मातरम के गीत के सामने आने के बाद जो उस समय के जो अखबार थे, बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, उन्होंने एक प्रकार से अखबार, साप्ताहिक अखबार, मंथली अखबार जो निकाले थे 4-5 भाषाओं में, उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगाली में, इस प्रकार के जो अखबार जगह जगह से चारों कोने से निकले थे। तो इससे ये आभास होता था कि अंग्रेजों को भी पता था कि ऐसा राष्ट्रीय गीत है जो जनमानस को बिल्कुल पूरी तरह से उस पर छाया हुआ है और ये प्रेरणा देता है उन लोगों के लिए, उन लोगों को, भारतीयों को, कि वो
जो विदेशी शासन है, जो विदेशी सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकना है। एक प्रकार से स्वराज्य की जो परिकल्पना थी, एक प्रकार से जो स्वराज्य की जो गूंज थी, वो इस राष्ट्रीय गीत में आती है। इसलिए जो इसका विरोध कर भी रहे होंगे, लेकिन इतना भी पता है कि जिस प्रकार से इसको पास किया गया है, इसको पास चाहे वो विरोध किया हो या वॉकआउट किया हो, लेकिन इसके पैसेज में कोई ऐसी बाधा नहीं आई। इसलिए जिसने विरोध किया होगा वो उनके विरोध ऐसा लगता है कि अधिकचरी भावना से उन्होंने किया होगा। लेकिन जो भी है, इसके साथ जो भी विवाद जुड़े रहे हैं, चाहे वो उसको धर्म के साथ जोड़ा गया हो, संप्रदाय के साथ जोड़ा गया हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो इसको ध्यान से पढ़ता है, इसके शब्दों को पढ़ता है, बंगाली, संस्कृत और भारत की भाषाओं का जो सम्मिश्रण है इस राष्ट्रीय गीत में, वो ही इसको महान बनाता है। और अब जैसा कि टंडन जी ने बताया कि इसको राष्ट्रगान के समकक्ष जो इसको स्थान मिला है, तो सभी को सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि इसको विधायी स्वरूप मिला है। और इसके अपमान करने पर जो दंड है, उनका विधान भी उसमें दिया गया है। बिल्कुल। अशोक जी, एक सवाल ये भी आता है, जिस तरह से विपक्ष की बात कर रहे थे कि राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसके विरोध में जो तमाम विपक्ष का विरोध देखते हैं, तमाम टिप्पणियां देखते हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दंडात्मक जो प्रावधान है उन पर भी सवाल उठाए गए, दबाव में जो है इसको मनवाने की बात कही गई। तो ये जो टिप्पणियां हैं, ये किस तरह से इनको आप बताना चाहेंगे? और क्या ये आपको लगता है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लंबे समय तक इसे इस तरह से कानूनी संरक्षण देने को एक झिझक लगातार बनी रही? उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो एक भावना थी राष्ट्र सर्वोपरि, वो इस राष्ट्रीय गीत को पीछे छोड़ने के कारण आने वाली नई पीढ़ियों को पता ही नहीं चला कि स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या योगदान था। इसलिए अमित शाह जी, जो गृह मंत्री ने जो इसका राज्यसभा में कहा, तो उन्होंने यही कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत 2024 तक 47 तक अगर हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो नई पीढ़ी को ये बताना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में देश को आज़ादी मिली। तो इस गान का क्या महत्व था, ये नई पीढ़ी को जब तक हम नहीं बताएंगे, वो ये विकसित भारत के जो निर्माण में उनका योगदान है वो समझ नहीं पाएंगे। और अगर इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो पुनर्निर्माण, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने हम चले हैं, तो ये भावना फिर से विकसित करनी है। अब देखिए, गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था, और यहाँ तक भी अमित शाह जी ने कहा राज्यसभा में कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता था, और यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर गाया करते थे कांग्रेस के अधिवेशनों में भी। तो बाद में इसको जो भुला दिया गया, बाद में जो बदलाव लाया गया, कुछ अंतरे बदले गए। हाँ, तो इसीलिए इसको फिर से पुनर्जागरण के राष्ट्र निर्माण में इसको उभार कर वापस इसको एक संवैधानिक स्थान दिया गया है। कहीं थोपने वाली बात नहीं है। तो ऐसे तो कोई ये भी कह सकता है कि राष्ट्रगान भी थोपा गया था, क्यों? लेकिन हमने देखा कि राष्ट्रगान का अपमान कोई करता ही नहीं। कितने कम केस ऐसे होंगे, कोई राष्ट्र विरोधी तत्व होंगे जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते और उस कारण उनको कहीं पकड़ा गया या उनको सजा हुई। लेकिन मान्यता के चलते राष्ट्रगान का सम्मान हो रहा है। इसी तरह से अब आगे से इस राष्ट्रगीत का भी सम्मान होगा। तो न तो थोपने की बात है और न डराने की भी बात नहीं है, क्योंकि सजा का प्रावधान इसलिए रखा गया कि जनगण मन के भी अपमानना पर या अपमान पर ये प्रोविजन था, लेकिन राष्ट्र ने उसको स्वीकार किया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रगीत को जो एक समान दर्जा दिया गया है, उससे एक तो भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वो नई पीढ़ी जब इसको गान को गाया करेगी या सुनेगी, तो उनको याद आएगा कि ये क्या गाना है, ये क्यों गाया जा रहा है। तो पूरी भूमिका उनके सामने आएगी और इसका सम्मान बढ़ेगा। कोई कारण नहीं है कि समाज का कोई भी वर्ग या तत्व इसका सम्मान नहीं करेगा। तो हमारी सोच सकारात्मक है कि इसका सम्मान भी वैसे होगा जैसे राष्ट्रीय गान का है। लेकिन कई ऐसे तत्व आते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व भी होते हैं, जो राष्ट्रगान का भी अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते, तो उसके लिए सजा तो होनी चाहिए। तो बहुत कम ऐसे केस मिलेंगे। केवल जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो कभी भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं करते। तो ऐसे ही
ये लोग राष्ट्रगीत का भी कोई अपमान करेगा नहीं, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सकारात्मक संदेश है। हीरामन जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, किस तरह से जो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान है वो राजनीति से ऊपर है और हमारे जो हम विकसित भारत कह रहे हैं या आने वाले भविष्य की एक मजबूत आधारशिला भी ये बनाता है, किस तरह से इसे बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल, ये तो जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक, और यहाँ भारत की बात नहीं है, विश्व के किसी भी संपन्न, विकसित और स्वतंत्रता प्रेमी जितने भी राष्ट्र हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीकों का कभी भी अपमान नहीं होता है। आप कुछ देशों में जाइए जहाँ पर आप वहाँ के जो उनका जो झंडा होता है उसका अपमान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता था कि वंदे मातरम मात्र एक राष्ट्रीय गीत अब नहीं है जिसको मान्यता मिली है राष्ट्रगान के समकक्ष। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पिरोए हुए है। 5 दशकों तक जो संघर्ष चला और उसके बाद 1947 में जो अंग्रेजों के शासन से हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के दौरान 5 दशकों का जो इतिहास है वो एक राष्ट्रीय गीत में समाया हुआ है। इसको इस रूप में भी देखना होगा। इसलिए राष्ट्रीय गौरव कई मायनों में है। बिल्कुल, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को न केवल जानने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है और इससे प्रेरणा लेने की भी जरूरत है। और इसी दिशा में हम कह सकते हैं कि सरकार की ये एक बड़ी पहल है, मजबूत कदम है। अशोक टंडन जी आपका, हीरामन जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।